नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए वरिष्ठ कथाकार सुधा जुगरान जी की लिखी कहानी मेरे अपने। दोस्तों, सुधा जुगरान जी विगत 3 दशकों से लेखन में निरंतर सक्रिय हैं। उनके अब तक 9 कहानी संग्रह और 1 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। अनेक सम्मान व पुरस्कार प्राप्त सुधा जुगरान जी की कहानियाँ वागर्थ, पाखी, कथा बिंब, सरिता, गृह शोभा आदि प्रमुख पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। इनकी कहानियों का प्रसारण समय समय पर आकाशवाणी व दूरदर्शन से भी होता रहता है। दोस्तों, सुधा जुगरान जी अपनी कहानियों के माध्यम से समाज के अंतर्द्वंद को सामने लाती रही हैं। सुधा जुगरान जी राष्ट्रीय स्तर के अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित हैं। तो आइए सुनते हैं। माँ अपनी जगह पर थोड़ा सा हिली। विवेक माँ की तरफ झुका। माँ, कुछ चाहिए क्या? लेकिन माँ फिर सो गईं। माँ कुछ दिन पहले गिर गई थीं और उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी। डॉक्टर ने उन्हें 3 हफ्तों का बेड रेस्ट बताया था और कुछ सावधानियों के साथ फिजियोथेरेपी कराने के लिए भी कहा था। इस उम्र में गिर जाना आम समस्या है। विवेक चुपचाप माँ का चेहरा देखने लगा। झुर्रियों से भरा चेहरा क्या हमेशा से ऐसा ही था? नहीं, वह भी समय था जब माँ चकरघिन्नी की तरह पूरे घर में डोलती थी, पूरे घर की व्यवस्था और सबकी देखभाल करती थी। माँ की पीढ़ी ने अपने बड़ों की सेवा की और अपने बच्चों की देखभाल भी बड़े प्यार व फुर्सत से की। लेकिन उसकी खुद की पीढ़ी के पास न बड़ों के लिए समय है और न अपने बच्चों के लिए। विवेक ने लंबी सांस भरी। अपने कर्तव्यों की याद कभी कभी आती है, पर जिम्मेदारियों के बोझ तले दब जाती है। वह मुंबई में रहता है अपने परिवार के साथ और माँ कानपुर में। कानपुर में उसके पापा का बनाया हुआ अच्छा बड़ा घर है, जिसमें ऊपर के हिस्से में किराएदार रहते हैं और गैरेज में एक परिवार रहता है जो माँ की देखभाल करता है। यूँ माँ के लिए कोई कमी नहीं है, लेकिन इस उम्र में जब अपने बच्चों की ज़रूरत होती है तो उनके बच्चों के पास फुर्सत नहीं है। दीदी अमेरिका में है, 3-4 साल में एक बार आ पाती है। कुछ दिन अपनी ससुराल और कुछ दिन माँ के पास रहकर चली जाती है। वह तो भारत में रहकर भी ऐसा ही करता है। उसका आना साल भर में एक ही बार होता है। उन थोड़े से दिनों में उसे शुभी के मम्मी पापा के पास पुणे भी जाना पड़ता है। शुभी भी नौकरी करती है। विवेक के खुद के बच्चे जब काफ़ी छोटे थे तो माँ उसके पास काफ़ी रही थी। उन्होंने बहुत मदद की बच्चों के लालन पालन में। तब माँ की उम्र कम थी, वे घर में बच्चों के साथ अकेले भी रह लेती थी। उनके बच्चे बड़े हुए तो माँ का आना कम हो गया। उनके बेटा और बेटी 12वीं करने के बाद 1 साल के अंतर पर मेडिकल और इंजीनियरिंग में प्रवेश लेकर बाहर पढ़ने चले गए थे। अब जब माँ को उनकी ज़रूरत है तो वे माँ का साथ नहीं दे पा रहे हैं। कानपुर में उनका लंबे समय तक रहना नहीं हो पाता है और मुंबई में माँ को अकेले फ्लैट में छोड़ना मुश्किल होता है। वे दोनों सुबह निकलते हैं और रात गए घर आते हैं। माँ को इस उम्र में फ्लैट में अकेले छोड़ें कैसे, और माँ भी रहना नहीं चाहती। कानपुर में गैराज में रहने वाला परिवार है, किराएदार है, आस पड़ोस है। माँ का फिर भी यहाँ मन लग जाता है, लेकिन विवेक को अपराध बोध सालता है। क्या करे वह? उसके संस्कार ऐसे थे कि वह माँ की सेवा करना चाहता था, पर परिस्थितियाँ ऐसी थीं कि वह कर नहीं पाता था। उसकी उम्र इस समय 50 साल थी और माँ की 73 साल। 10 साल बाद वह रिटायर होगा और शुभी उसके भी 3 साल बाद। तब तक माँ पता नहीं रहेंगी भी या नहीं। अचानक विवेक सिहर गया। क्या माँ सचमुच ऐसे ही चली जाएंगी दुनिया से, बिना अपने बच्चों का साथ पाए? जिंदगी भर उन्होंने सिर्फ जिम्मेदारियां ही तो पूरी की हैं, दिया ही दिया है बस। पाने का तो मौका ही नहीं आया उनकी जिंदगी में। पिता तो माँ के सामने चले गए, इसलिए अकेलापन उन्होंने नहीं भुगता। लेकिन माँ, वे तो भरा पूरा परिवार होते हुए भी अकेलेपन का दर्द झेल रही हैं। कैसे रहती होंगी अकेली? गैराज में रहने वाला परिवार भी साल में एक बार तो अपने घर जाता ही है। उन कुछ दिनों में माँ को अकेले रहना पड़ता है। वैसे भी घर के अंदर तो वे अकेले ही रहती हैं। विवेक अपनी ही सोच में डूबा हुआ था। तभी आसमानी बिजली जोर से कड़की और घर की बिजली चली गई।
इन्वर्टर शायद खराब पड़ा होगा। माँ यह सब अकेले कैसे मैनेज करेंगी? वह मोबाइल की टॉर्च जलाकर मोमबत्ती ढूंढने लगा। बिजली भी कड़कती होगी, बिजली भी जाती होगी, कभी माँ की तबीयत भी खराब होती होगी, डर भी लगता होगा, घबराहट होती होगी। कैसे रहती होंगी माँ? विवेक के मन से माँ की परेशानियां नहीं हट पा रही थीं। तन से कमज़ोर इंसान मन से भी कमज़ोर हो जाता है। वह साल में एक बार आ पाता है। कौन ले जाता होगा माँ को डॉक्टर के पास? दूर रहकर उसने माँ की इन छोटी छोटी परेशानियों के बारे में कभी नहीं सोचा। मोमबत्ती नहीं मिली। उसने खिड़की से सोपती को आवाज़ दी। सोपती अंधेरे में रास्ता टटोलती हुई अंदर आ गई। तभी माँ की छीड़ सी आवाज़ सुनाई दी। वह तेजी से बेडरूम की तरफ दौड़ा। माँ के हाथ में मोमबत्ती और माचिस थी। मोमबत्ती और माचिस उनकी साइड टेबल की दराज में थी। माँ ने हाथ बढ़ाकर दोनों चीज़ें निकाल ली। उसे सुखद आश्चर्य हुआ। इस उम्र में माँ ने जीवन जीने का तरीका किस तरह ढूंढ रखा था। उसने माँ से मोमबत्ती और माचिस लेकर मोमबत्ती जला दी। माँ ने मोमबत्ती का स्टैंड भी अपने साइड में रखा हुआ था। माँ, मैं तो कुछ ढूंढ भी नहीं पाया और आपने बिस्तर पर लेटे लेटे सब ढूंढ लिया। वह तनिक मुस्कुराते हुए बोला। माँ के पीड़ा युक्त चेहरे पर छीड़ सी मुस्कुराहट छा गई। हाँ बेटा, अकेले रहने के कारण कई तरह की व्यवस्था रखनी पड़ती है। मेरी साइड टेबल की दराज खोलकर तो देख। विवेक ने दराज खोली तो उसमें विक्स से लेकर दर्द निवारक दवा व टॉर्च आदि सब कुछ था। बुखार से लेकर पेट दर्द व चक्कर आने तक की दवाइयाँ उपलब्ध थीं। उसे खुशी हुई सारी व्यवस्था देखकर। वह हंस पड़ा। माँ, आपने तो छोटी मोटी केमिस्ट शॉप खोली हुई है घर में। इतनी व्यवस्था तो मुंबई में हमारे घर पर नहीं रहती। ज़रूरत पड़ने पर बाजार दौड़ना पड़ता है। सब करोगे बेटा। जिस दिन उम्र के इस पड़ाव से गुजरोगे उस दिन सब तरह की व्यवस्था करोगे। ज़रूरत इंसान को सब सिखा देती है। माँ के चेहरे पर अनायास गहन उदासी छा गई। माँ के दिल का अंधेरा उसके दिल को भी दूर तक अंधेरा कर गया। वह सोच में पड़ गया। एक दिन इस पड़ाव से हमें भी गुजरना ही है। कोई भी हो सकता है, हम दोनों में से मैं या शुभी। हाँ माँ, आपने तो हमेशा ही हमारा मार्गदर्शन किया है। बहुत सीख दे जाते हैं माता पिता। एकाएक विवेक का स्वर संजीदा हो गया। माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता आप यहाँ अकेली रहती हैं। क्या यहाँ कोई लड़की नहीं मिल सकती जो मुंबई में फ्लैट में आपके साथ रह ले? तो दिन भर आप अकेले नहीं रहेंगी और हम साथ रह पाएंगे। आप यहाँ अकेले रहती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ ने प्यार से उसके चेहरे की तरफ देखा। नहीं रे, तू दिल में कोई अपराध बोध मत रखा कर। मैं क्या तेरा चेहरा नहीं पढ़ पाती हूँ? मुझे अपने बच्चों पर पूरा विश्वास है। कर न पाना और करना ही न चाहना दोनों बातें अलग हैं। अपने बच्चे के प्यार पर ही तो विश्वास है जिससे मैं यहाँ पर अकेले भी रह पाती हूँ। जिस दिन बिस्तर से नहीं उठ पाऊंगी उस दिन तुम्हें ही तो करना है। कहाँ मिलेगी लड़की और कौन भेजेगा उसे इतनी दूर मुंबई? फिर 2 बेडरूम का छोटा सा फ्लैट। अभी तो यहीं ठीक हूँ। पर माँ, अकेले में देखो गिर गई ना, ऐसे ही चिंता रहती है आपकी। दुर्घटना तो कहीं भी हो सकती है बेटा। फिर तू आ तो गया मेरी तकलीफ में। पर माँ, 3 दिन बाद आ पाया ना। आप ठीक हो जाओ तो अब मेरे साथ चलो। कुछ न कुछ इंतज़ाम हो जाएगा। मेरा मन हमेशा यहीं लगा रहता है। अच्छा अच्छा, अभी तो कुछ दिन रह तो सही। मुश्किल से तो आ पाया है, परेशान मत हो। इस बारे में बाद में बात करेंगे। माँ ने बात टाल दी और आंखें मूंद ली। उनके चेहरे पर अभी तकलीफ के भाव थे। विवेक ने भी इस समय उन्हें ज़्यादा छेड़ना उचित नहीं समझा। तभी बिजली आ गई। वह लॉबी में आकर टीवी देखने लगा। सोपती ने खाना बनाया तो उसने माँ को अपने हाथ से खिलाया। सोपती बगल में खड़ी रही। साल भर का प्यार एक साथ देना चाहता है पगले। तू चला जाएगा तो कौन खिलाएगा? माँ हंसकर बोली। जा, सोपती भैया का खाना यहीं ले आ। माँ बेटा साथ में खाएंगे। माँ बेटा दोनों ने साथ में खाना खाया। खाना खाकर विवेक माँ की बगल में ही सो गया। सुबह चिड़ियों की चचहाहट से नींद खुल गई। उसने पलटकर माँ की तरफ देखा। माँ उठी हुई थी। लेटी हुई चुपचाप धीमी आवाज में मधुर संगीत का आनंद ले रही थी। माँ, ये गीत किसने लगाए हैं? वह बिस्तर से उठते हुए बोला। माँ ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उठ गया तू? सोपती ने लगाए हैं बेटा।
सुबह जब अंदर आती है तो मेरे मोबाइल पर गीत लगा देती है। आजा चाय पी ले, सोपती रख गई केतली में। अपनी भी डाल ले और मेरी भी। उसने उठकर चाय कपों में डाली। माँ बेटा दोनों चाय पीने लगे। सोपती ने खिड़की पर से पर्दे खिसका दिए थे। बाहर माँ की बनाई छोटी सी क्यारी में राई पालक से लेकर सब कुछ उग रहा था। कंक्रीट के जंगल में रहने वाले विवेक के लिए यह बहुत ही खुशनुमा पल था। चाय पीते हुए बाहर की हरियाली देखना। विवेक की नज़रों का पीछा करते हुए माँ बोली, माली करता है ये सब। तेरे पापा को किचन गार्डन का बहुत शौक था, इसलिए अभी तक देखभाल करवाती हूँ। हाँ माँ, बहुत अच्छा किया आपने। आज तो मेरा मन भी अपने हाथों से हरा धनिया और राई तोड़ने का हो रहा है। एकाएक वह चपल मन से पीछे का दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। थोड़ी राई और धनिया तोड़ लाया। पैर मिट्टी से सन गए थे। बाहर नल से धोकर गीले पैरों के साथ कमरे में आ गया। माँ ने देखा तो बोली, तेरी बचपन की आदत नहीं गई अभी। गीले पैरों से पूरा घर गंदा करता था। पैरों की तरफ गद्दे के नीचे पुराने कपड़े के टुकड़े रखे हैं, पोंछ ले। उसने नीचे की तरफ से गद्दा पलटा। वहाँ पर कपड़े के कई साफ सुथरे टुकड़े रखे थे। माँ की सारी दुनिया उनके आसपास बसी थी। सुबह के नित्यकर्म से निबटकर वह आया। इधर सोपती ने माँ को स्पंज करके कपड़े बदलकर तैयार कर दिया। नाश्ता भी विवेक ने माँ की बगल में बैठकर किया। हर संभव प्रयत्न कर वह माँ को अपने हाथ से दवा और खाना वगैरह खिला रहा था। तभी घर के बाहर कुछ चहल पहल हुई। 5-7 औरतें अंदर आ गईं। उनमें से कुछ माँ की उम्र की, कुछ बड़ी व कुछ छोटी भी थीं। वे सीधे माँ के बेडरूम की तरफ चली गईं। पल भर में ही जैसे पूरा घर बातों की चचाहाट से भर गया। माँ की हंसी की आवाज़ भी आ रही थी। सोपती ने उन्हें चाय बनाकर पिलाई। कौन है सोपती ये सब? विवेक ने सोपती से पूछा। अम्मा जी की पड़ोसी हैं और सहेलियां भी, वह मुस्कुराकर बोली। उस दिन अस्पताल में यही तो लेकर गई थी अम्मा जी को। थोड़ी देर में माँ की सहेलियां चली गईं। वह माँ के कमरे में चला गया। माँ के चेहरे पे स्निग्ध मुस्कान थी। पीड़ा की रेखाएं गायब थीं। माँ, आप तो अपनी सहेलियों के साथ बहुत खुश थीं, खूब हंस रही थीं उनके साथ। उसने माँ को छेड़ा। हाँ बेटा, तू आया है ना, तो आजकल वे नहीं आ रही थीं। कोई न कोई मेरी देखभाल करती थी जब से चोट लगी है। उसे लगा माँ को उसकी खास ज़रूरत नहीं है। उनकी दुनिया में बहुत कुछ है उनकी खुशी और संतुष्टि के लिए। वह माँ के करीब बैठ गया। उनका हाथ अपने हाथ में लेकर सहलाने लगा। माँ, आपके बच्चों के अलावा यहाँ सब कुछ है आपके पास। वह सुखद आश्चर्य से बोला। वही तो सबसे बड़ी कमी है बेटा, तुम लोगों की बहुत याद आती है। फिर हमारे पास क्यों नहीं चल कर रहती? कभी मेरे पास रहो, कभी दीदी के पास चली जाओ, मन लगा रहेगा आपका। माँ गंभीरता से मुस्कुरा गई। इन सब को छोड़कर भी तो नहीं रह सकती ना बेटा। सोपती की बेटी है जिसका मैं पढ़ाई का खर्च उठाती हूँ। 12वीं कर रही है वह। मेरा हर काम करने को तैयार रहती है। सोपती का पति मेरा सारा बैंक का काम कर देता है, कार भी ड्राइव कर लेता है। इसलिए तो कार रखी हुई है, वरना तो कब की बेच देती। तुम आते हो तो तुम्हें भी सुविधा हो जाती है। पर माँ, आप हमारे पास रहेंगी तो इस सब की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। सोपती की बेटी की मदद तो आप वहाँ से भी कर सकती हैं ना। लेकिन यह तो सोचो ना बेटा कि तुम्हारे आने के लिए भी तो एक घर है। कहाँ जाओगे और कौन इंतज़ार करेगा तुम्हारा? मेरे बच्चे जब आते हैं तो मेरे लिए वे सबसे खुशी के दिन होते हैं। और तुम्हें भी खुशी होती है कि माँ के पास जा रहे हैं। जिस दिन इस जिंदगी के लायक नहीं रहूंगी, इतनी अशक्त हो जाऊंगी, उस दिन तुम ही करोगे, तुम ही संभालोगे मुझे। लेकिन अभी तो मुझे सार्थक जीवन जीने दो बेटा। जब तक हो सके हाशिए पर नहीं आना चाहती मैं। माँ का स्वर आर्द्र हो गया। वह अपलक माँ का चेहरा देखने लगा। वह आत्मनिर्भरता व आत्मगौरव से चमक रहा था। उसे संतोष हुआ और उसने समझ लिया कि वह माँ को जितना दयनीय व मजबूर समझ रहा था वैसा कुछ भी नहीं है। माँ की जिंदगी में व्यवधान पैदा करना गलत होगा। माँ खुश है, उनको अपना जीवन सार्थक लग रहा है। क्या हुआ बेटा? उसे सोच में डूबा देखकर माँ ने उसे हिलाया। कुछ नहीं माँ, सोच रहा था आपसे तो बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी। हमेशा ही सीखा है आपसे। आप तो दूसरे बुजुर्गों के लिए भी उदाहरण हैं। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। बस मुझे मालूम है कि मेरे बच्चों का प्यार मेरे साथ है। वे मेरी चिंता करते हैं और जब मुझे ज़रूरत होगी तो वे मेरे पास होंगे। बस यही मानसिक मजबूती मुझे हमेशा
खुश और संतुष्ट रहने की प्रेरणा देती है। तेरी छुट्टियां कब तक हैं? काम का नुकसान हो रहा होगा तेरा। नहीं माँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप ठीक हो जाओ तो मैं चला जाऊंगा, फिर शुभी आ जाएगी कुछ दिनों के लिए। उसने प्यार से माँ का सिर सहलाया। माँ बेटे ने एक दूसरे को पूर्ण संतुष्टि से निहारा। बच्चे शरीर से भले ही उनसे दूर थे, पर दिल से उनके पास थे। अभी आप सुन रहे थे सुधा जुगरान जी की लिखी कहानी मेरे अपने।